वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हमारा है वो कूलम्स लॉ है। समझ लीजिएगा, कूलम्स लॉ को हम पहले स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे और फिर हम लोग कूलम्स लॉ को कंपेयर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी से। तो चलिए फिलहाल अभी कूलम्स लॉ के डेफिनेशन की बात करता हूं। तो देखिए, कूलम ने कहा था अगर सपोज करिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको R बोल दिया हमने। क्या बोल दिया है? R इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। अच्छा एक बात सुन लेना, पॉइंट चार्ज का क्या सेंस होता है इसको जरा जान लेना। अगर टर्म आ जाए भाई कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज, तो सुनिए मेरी बात को, पॉइंट चार्ज का मतलब समझना। जैसे सपोज करिए इसकी अपनी जो डायमेंशन है, अगर मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम हो और यहां से सपोज करो 1 मीटर डिस्टेंस पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो जो R की वैल्यू है, अगर R इज मोर ग्रेटर देन, इसको कैपिटल R कह दो, यानी सेपरेशन, अगर किसी भी जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में निग्लेजिबल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। जैसे पॉइंट मास होता था, ग्रेविटी में आपने पढ़ा होगा, एक बॉल है सपोज करिए, बॉल अगर पूरी फील्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्या होगा? पॉइंट मास होगा कि नहीं भाई? पूरी बाउंड्री को, एक पूरा जो भी आपकी पिच है, वो क्या बोलते हैं, स्टेडियम की बाउंड्री पूरी ले लो, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बॉल का साइज कैसा है? निग्लिजिबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट मास। वैसे ही चार्ज जिस पे भी, जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर उसका अपना साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस जहां हम लोग फील्ड या फोर्स फाइंड करेंगे निग्लिजिबल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। तो चलिए पॉइंट चार्ज की यहां पर बात कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट स्मॉल r डिस्टेंस, then the force of attraction or repulsion acting between the charges directly proportional to the product of their magnitudes। ये जो चार्जेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यूज होंगी, उनका प्रोडक्ट होगा, उस पर फोर्स डिपेंड करेगा, और जो बीच की डिस्टेंस यूज की गई है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगा। इनको जब कंबाइन करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या बनने वाला है कंबाइन करने के बाद, कंबाइनिंग बोथ, तो रिजल्ट बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा जानते हो प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट डाल देते हैं, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, आप K यूज कर सकते हो, वैसे बाद में मैं इसकी वैल्यू पुट करने वाला हूं। यहां पर जो K होगा ध्यान रखिएगा, इसको बोलते क्या है? K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है भी जान लीजिए आप, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यहां पर अगर हम इसको भी साथ में यूज कर लें तो देखिए फार्मूला हमारा क्या बना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक चीज और सुनिएगा, अगर सपोज करिए दोनों पॉइंट चार्जेस के बिटवीन एयर है तो ये फार्मूला है, और अगर एयर ना हो, कोई मीडियम प्रेजेंट हो जिनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ गिवन हो, तो हमने उसको के बोल दिया, मान लो इसको भी के बोला था, तो एक काम करो, इसको आप स्मॉल के ले लो। कैसा ले लो? स्मॉल के ले लो। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हमने यूज किया उसको स्मॉल के बोल दिया, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले के को हम लोग कैपिटल ले लेंगे। तो अगर मीडियम प्रेजेंट हो, फॉर मीडियम प्रेजेंट, देखिए अगर मीडियम अगर वहां पर यूज किया है फॉर मीडियम, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा हमारा, इसको हम F डैश कह देंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये जो कैपिटल के यूज किया इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं भी इसके बारे में बताऊंगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमारा कूलम्स लॉ इस फॉर्म में आ जाएगा देखिए, और इसका भैया यूनिट तो आप जानते हो न्यूटन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूटन फोर्स है ना, वेयर दिस K, ये जो K यूज किया कैपिटल वाला, इसको पता क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा चलो आगे बात करता हूं। जैसे इसकी वैल्यू बता दें, 1 होती है एयर के लिए, किसके लिए? एयर या वैक्यूम के लिए अगर K की वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 1। माइका के लिए अगर हम पूछें आपसे तो 6। जैसे वाटर के लिए अगर पूछा जाए कि तो 81। ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता दिए मैंने। अब वापस आते हैं, फिर से बात करते हैं उसी फार्मूले पे। तो ये कूलम्स लॉ का पहला स्टेट हमारा एयर के लिए था। किसके लिए था? फॉर एयर या वैक्यूम। अगर वैक्यूम या एयर है तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर कोई मीडियम है तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ।
अच्छा, इसके बाद यहां जो एक वैल्यू आई, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते क्या है पहले तो जान लीजिए। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसका मैग्नीट्यूड जान लेना आप लोग, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट जरूर लर्न कर लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी जान लेना आप इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां से बनाने वाला हूं मैं, तो देखिए कूलम का तो होता है 80, उसका स्क्वायर है। देखो न्यूटन का क्या होता है, किसी को याद है? mLT-2, और इसका हो गया L2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे m इनवर्स, देखो L क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, t-2 ऊपर जाएगा, t+2 पहले से है तो t4 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा किसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक टर्म आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा उसको भी समझ लेना क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जरा जान लीजिए, डाइलेक्ट्रिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूं आपको कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो सुनिए, दो सब्सटेंसेस व्हिच बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड बाय द फ्रिक्शन, बाय द रबिंग। जो जो चीजें रब करने से, जैसे बालों में आप रब करिए और कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर ले, तो समझिएगा जो चीज रब करने से इलेक्ट्रिफाइड हो रही है वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। ये तो पहचान हो गई इसकी। जैसे एग्जांपल समझना, डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल समझना। पहले तो डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, दोज सब्सटेंस which becomes electrified by friction are called dielectrics। एग्जाम्पल समझ लें, जैसे रबर, माइका, इबोनाइट एसेट्रा। अब मैं बात कर देता हूं यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, दो चीजों का रेशियो है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। किसका किसका? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। अब ये बात आती है एप्सिलॉन क्या है, सुनिए। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है एप्सिलॉन, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाए, देखो K इज यूनिटलेस। कैसा होता है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो K है हमारा, वो यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। फिर इसको बात समझ लेना। तो आप, मुझे लग रहा है कूलम्स लॉ अभी आप स्केलर फॉर्म में सीख चुके हैं, अभी वेक्टर फॉर्म बाकी है। अच्छा, एक चीज यहां पर और कंपैरिजन कर देता हूं कि मीडियम में अगर चार्ज होंगे तो उनके बिटवीन ज्यादा फोर्स होगा, या ये एयर में होंगे तो ज्यादा फोर्स होगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम रेशियो में ले लें, देखो प्लीज ध्यान देना, ये किसके लिए बताओ? फोर्स इन केस ऑफ एयर या वैक्यूम, और ये फोर्स किसमें है? इन केस ऑफ मीडियम। जरा इनका रेशियो चेक करो, आप दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, ज्यादा से ज्यादा चीजें कैंसिल हो जाएंगी। 1/1/1/K, तो टोटल पलट करके K सबसे ऊपर चला जाएगा। देखो ये रेशियो होता है, तो एयर में ज्यादा फोर्स हुआ कि नहीं हुआ बताओ? फोर्स इन एयर इज इक्वल टू K टाइम्स फोर्स इन मीडियम, और K ऑलवेज, ध्यान रखिए, K ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है एयर के लिए, बाद बाकी सबके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1। तो जब K 1 से ग्रेटर है तो मीडियम से कुछ समथिंग टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो एयर का फोर्स आएगा, फोर्स इनसाइड एयर। तो अगर वैक्यूम या एयर में चार्जेस हैं तो ज्यादा उनके बिटवीन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, एज कंपेयर टू जब मीडियम में प्रेजेंट हो जाए तब। इतना हिस्सा आप पहले स्केलर फॉर्म से तैयार करें कूलम्स लॉ का, फिर हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, प्लीज लिख लें डेफिनेशन इसकी। पहले तो लिखिए,
when 2 point charges Q1 and Q2 placed at some distance r, then force of attraction and repulsion, दोनों ही फोर्स काम करते हैं, force of attraction and repulsion acting between them always directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। ये डेफिनेशन पहले नोट करें, फिर इस डायग्राम को बनाएं और फिर यहां से फार्मूला से नोट करते हुए आप पूरा सीक्वेंस में जैसा मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में नोट करते चले जाएं। चलिए नोट कर लीजिए।